today we have a very eminent and distinguished guest with us, Justice Kamleshwar Nath, a non-engineering, literally when age becomes a non-age, and having seen life at close quarters in the age of Gandhis from Mahatma to Rahul, and blessed with 6 great-grandchildren and decades of community service, in a career spanning 46 years, having held 6 special quasi-judicial positions, please join me in welcoming Justice Kamleshwar Nath, retired High Court judge and former Up Lokayukt Karnataka, now 98 years of age and very much active and vibrant. Namaskar, Justice Kamleshwar. नमस्कार अविनाश जी। Justice Nath, बहुत कुछ हुआ है पिछले 70-80 सालों में, 8-9 दशकों में. You have a long life of community service, of being in public position. हम आज आपसे जानना चाहेंगे, how have you seen life evolved in India in the last 8 decades? तो शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड से, अर्ली मेमोरीज. What were your memories of early childhood? What was like going to school in the age of 30s and 40s? Something that current generation may even find hard to relate to, कि ऐसा भी होता था. देखिए, 1926 में मेरा जन्म हुआ तो मैं 4-5 साल का था जब मेरे पिताजी की एज मुंसिफ पोस्टिंग शाहबाद में हुई. शाहबाद आंजी के हरदोई का एक तहसील है, वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई. उनके साथ हम रहे, हमारी माताजी रही, हमारी छोटी बहन रही. वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब मेरी उम्र करीब 4 या 5 साल की हुई तब से मैं कुछ समझने लगा चीज़ों को, शब्दों को, और जिसे कहते हैं उसके पहले कुछ समझे नहीं होती है. तो उस समय जब शुरुआत हुई है तो मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई में तख्ती बोर्ड का इस्तेमाल होता था, कागज़ पेंसिल नहीं था. लकड़ी की पट्टी होती थी, उस लकड़ी की पट्टी पे ये काजल, स्याही काजल, दिमाग, वो ये मिट्टी के तेल के दिए से, उसकी लौ से जो कालिक बनती थी, उस कालिक को ले करके उस पे पट्टी पर, लकड़ी की पट्टी पे पेंट करते थे और पेंट करके सुखाते थे. उसको सुखाने के बाद उसमें एक शीशे की किसी चीज़ को घिसते थे ताकि वो चमक आ जाए उसमें. उसके बाद वो एक सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना जिसमें कि लिखाई होती थी, का गा 1 2 3 4, ये सब लिखना गया. तो लिखने के लिए सामग्री क्या थी? एक होता था बुदका, बोलते थे उसको, बुदका, यानी मिट्टी का एक छोटी सी कटोरी सी मिट्टी की, जिसके अंदर खड़िया, सफ़ेद खड़िया, जिसके अंदर की घोल करके रखी जाती थी, और सेठा, ये जो रीड्स होते हैं, इनके लकड़ी के सेठे काट करके और उनको तराश करके उनकी कलम बनाई जाती थी. तो वो तो बनी उसकी चौक की स्याही, उसमें थोड़ा कपड़ा रखा ताकि उछले नहीं, इधर उधर जाए नहीं, और सीठे की उस कलम से हम लोग फिर वो पार्टी के ऊपर लिखते थे 1 2 3 4, यज का गा. उस ज़माने में उर्दू भी थी तो अलिफ बे पे भी कुछ लिखा करते थे. ये उस ज़माने की बात है जो कितने हो गया. और ये रफली कितने साल तक ये यूज़ में रहा? ये जब तक हम 3rd क्लास में आए तब तक यूज़ रहा. कोई क्लास या वैसे स्कूल कोई था नहीं. एक पंडित जी हमको आते थे घर में पढ़ाने के लिए, तो वो आए, उन्होंने पढ़ाया, दिखाया. माता जी हमारी थी, वो हेल्प करती थी, गाइड भी करती थी इसमें लिखने पढ़ने में. तो ये जब तक कि हम वहाँ रहे शाहबाद में तब तक ये था पढ़ाई का. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको. देखिए वो ज़माना क्या था, ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो चुका था ज़माने में, फर्स्ट डिकेड में, सेंचुरी के. और उसके बाद ये खादी का कार्यक्रम शुरू हो गया था, चल रहा था. और गांधी जी एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे. मेरे पिताजी सब आओ, उनको गांधी जी की फिलॉसफी में, कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट था. तो उस प्रकार से भी वो देखते थे और रखते थे
कि इस बात को ध्यान में कि हमारे घर में कुछ ज़रा खादी वादी का भी इस्तेमाल हो। क्या आपकी कभी मुलाकात हुई गांधी जी से? नहीं, गांधी से मुझे मुलाकात नहीं। आपके फादर की हुई होगी कभी? हाँ, मेरे फादर की हुई। मेरे फादर के विनोबा जी के साथ तो 13 बरस रहे जी। मेरे फादर, उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि उस ज़माने में एक छोटा सा कांग्रेस का दफ्तर था जिसमें एक बैठा करते थे महाशय जटाशंकर, उनको जटाई जुटाई बोलते थे। तो जटाशंकर जी को ये था असाइनमेंट उनका कि वो खादी वगैरह को फैलाएं और गांधी विचार को फैलाएं। वो हम लोगों के मित्र बन गए थे, उन्होंने वो आना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ। तो उन्होंने चरखा और तिकली हमारा इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, हम चरखे के लिए तो छोटे थे, चरखा तो चला नहीं सकते थे, लेकिन तिकली थी एक स्पिंडल, उस स्पिंडल में उन्होंने सिखाया हम लोगों को। तो हम लोग धागा कॉटन से हुई से धागा बनाते, स्पिंडल बनाते थे। तो ये इस तरह से हम लोगों का कुछ थोड़ा सा झुकाव और कार्य करने की इच्छा और रही। तो ये जो हम जब हम 5-6 साल ही के थे तभी की बात है ये। जी बिल्कुल। और हाउ वाज द स्कूलिंग दोज डेज? स्कूल की फीस कितनी होती थी? मास्टर लोग पढ़ाते कैसे थे? क्या होमवर्क मिलता था? क्या असाइनमेंट्स मिलते थे? जब आप देखिए, उस पर स्कूल तो हम गए नहीं। जब तक हम शाहबाद में रहे तब तक तो स्कूल गए नहीं। वो जो KG वजी का जो सिद्धांत चल रहा है कई वर्षों से अब आजकल, वो तो तब था नहीं। वो तो पंडित जी है, उन्होंने बताया, पढ़ा दिया गया। जब ट्रांसफ़र हो गया हमारे फादर का शाहबाद से सुल्तानपुर, तो वो 1932-33 की बात है, 1932-33 में वहाँ पे स्कूल में हमारी एंट्री पहले हुई क्लास 3 में। तो वो एडमिशन का कोई ख़ास तरीका नहीं था। वो पिताजी गए हमारे साथ स्कूल में, हेडमास्टर था वहाँ पे, उससे बातचीत हुई तो उन्होंने एडमिट कर लिया हमको क्लास 3 में। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिलेक्शन वगैरह उन दोनों होता नहीं था। बस ये देख करके कि बच्चा क्या है, कैसा है, किस योग्य उसकी जमता है, क्या किस क्लास में आ सकता है, और पेरेंटेज की सिचुएशन देख करके वो एडमिशन कर लेते थे। आजकल तो बच्चे के पैदा होते ही कितना कॉम्पिटिटिव है, पेरेंट्स उसको पता नहीं क्या क्या सिखाने लगते हैं, और बच्चे ज़्यादा पेरेंट्स का टेस्ट होता है स्कूल में। तो इट्स लुक्स लाइक वेरी हेवनली कि आप बस वॉक इन कर जाएं, किसी को जानते हो और वो बोले हाँ मैं बच्चे को कल से ले आना। सो इट लुक्स वेरी इजी। हाँ, बहुत चेंज हो गया है ज़माना, बहुत चेंज हो गया है। कोई फीस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी फीस क्या है, लेकिन आपको एक अंदाज बताता हूँ फीस का। 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये पर मंथ फीस होती थी। देखिए, मैं 1946-48 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में डबल कोर्स MA और LLB कर रहा था। उस वक्त मेरी ट्यूशन फी 12 रुपये थी पर मंथ। तो आप इमेजिन कीजिए 12 रुपये सन 46-48 में, तो क्या रहेगी उस ज़माने में। तो थोड़ी, अच्छा मुझे तो पता था नहीं कि फीस कितनी नहीं है। पिताजी ने भेज दी, पेमेंट कर दिया, किसी हाथ में जमा दिया। तो लेकिन बहुत नॉमिनल कुछ 8 कुछ रही होगी, मुझे आइडिया नहीं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई अपने जीवन में हमेशा याद रखता है। तो आपकी अपनी अर्ली एजुकेशन में ऐसे मास्टर्स, ऐसे गुरु मिले होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे नगेट्स आपको सिखाए होंगे जो जीवन भर आपके साथ रहे हैं, जिन्हें शायद हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगे। बट क्या आप कुछ ऐसी बात याद है आपको आपके टीचर्स की, स्कूल की, कॉलेज की, विच हैज़ हेड यू इन गुड स्टेट, और विच यू बिलीव क्या काश आजकल के टीचर्स बच्चों को ये भी शिक्षा दें? तो अब ये देखिए, अब छोटे क्लासेज का तो कोई विशेष ध्यान नहीं है, सिवाय इससे कि जब हम लोग सुल्तानपुर में छोटे क्लासेज में थे, 3rd to 6th या 7th, 3rd to 6th और 7th हम सुल्तानपुर में रहे। ख़ास चीज़ वहाँ पर जो थी हुई थी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक वोकेशनल क्लासेस होता था। एक पीरियड होता था जिसमें कि वोकेशनल, कोई कारपेंटरी सीखता था, कोई स्मिथी सीखता था, कोई इस किस्म से कोई वीविंग सीखता था। इस तरीके से स्टूडेंट्स एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी उस ज़माने में
लेते थे, ये हमको ध्यान है। मैं कारपेंट्री पढ़ता था और उस कारपेंट्री के लिए पिताजी ने बुक भी मंगाई थी हमारे लिए, इंग्लिश की बुक्स उस ज़माने में समझाते भी थे। ये एक ख़ास बात उस ज़माने की एजुकेशन की है। और कोई हैवी करिकुलम नहीं था, किताबें भी कम थी, और ये भी नहीं था कि पूरा बस्ता रात के, जैसे आजकल बच्चों को देखिए KG के बच्चे भी इतना इतना मोटा बस्ता लेके जाते हैं स्कूल में। कुछ नहीं, जो कैलेंडर है उसके हिसाब जो 3 क्लासेस हैं उनकी किताबें छोटी मोटी पतली भी कापियाँ ले जाया करते थे। ऐसा नहीं था। एक PT क्लास कंपलसरी था, सबको जाना वहाँ ज़रूरी था। PT क्लास में उसमें हम लोग जाते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी थी। फुट प्ले फील्ड थी, प्ले ग्राउंड थी। मैं तो वो सिर्फ मेरा ख्याल है 5th 6th में मैंने थोड़ी सी हॉकी और फुटबॉल ये सीखा था। वहाँ हम लोग खेलते थे सुल्तानपुर में। आगे गए तो और भी इंटरेस्ट ऑफ गेम हुए। कोई स्पेसिफिक टीचर आपको याद है आपकी स्कूलिंग के? कोई किन्हीं का चेहरा याद आता हो, किन्हीं के पढ़ाने का स्टाइल याद आता हो? देखिए, हाई स्कूल स्टेज से पहले का तो कोई विशेष याद है नहीं, लेकिन हाई स्कूल स्टेज का हमें डिस्टिंक्टली याद है। और बहुत अच्छे टीचर हमको मिले। देखिए, मैथमेटिक्स में मेरा रिजल्ट क्लास का ठीक नहीं था। एक ब्रजेंद्र बहादुर साहब एक टीचर थे, स्कूल के भी टीचर थे। उनसे पिताजी ने हमारा प्राइवेट ट्यूशन करवा दिया था, तो वो हम उनके घर जाते थे, तो वो हमको पर्सनली मैथमेटिक्स में ट्यूशन देते थे। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि ज़िंदगी भर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा और हमेशा याद रहता है, वो क्लास 10 में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन एप्लीकेशन का था। विपिन बिहारी जी हमें क्लास टीचर थे। तो उस ज़माने में ये 1940 की बात है, 44 में तो यहाँ था, 1940, हाँ 1940 की बात है। 1940 में हाई स्कूल का मैंने अपना फॉर्म भरा, तो विपिन बिहारी जी क्लास टीचर थे। सब बच्चों को, मेरे पास करीब 20 से 25 बच्चे थे क्लास के अंदर, सबको फॉर्म दिया, जाके फॉर्म भरो। इस फॉर्म में कोई बच्चा, कोई लड़का अपना सरनेम नहीं लिखेगा। तो उन्होंने हाई स्कूल में हम सब लोगों का सरनेम ड्रॉप करवा दिया। तो मैं कमलेश्वर नाथ गुप्ता नहीं लिखता, अब सिर्फ कमलेश्वर नाथ ही लिखता हूँ। वही ज़िंदगी पर चलता आ रहा। सब बच्चे जो थे, विपिन बिहारी साहब का कहना यह था कि ये जो सरनेम है ये इंडिकेटिव है कास्ट का। हम चाहते हैं कि हम आपस में बच्चों में ये तफरीक ना हो कि कौन किस कास्ट का है, क्या है, इसलिए सरनेम ड्रॉप कर दो। तो हम लोगों ने सरनेम ड्रॉप कर दो। वो बड़ी भारी बात हुई उस ज़माने में। अब तो सरनेम ही चलता है। आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग छेड़ा है, सरनेम ड्रॉप करने वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने भी अपने बच्चों के नाम में सरनेम नहीं रखा फॉर द सेम रीज़न। क्या बात है। उसमें उनको कई बार ऐसे परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे तो दे गॉट ऑफलोडेड इन बिटवीन अ फ्लाइट। क्योंकि जब वो चेक इन कर रही थी लेडी, तो उसकी समझ में नहीं आया कि बिना सरनेम के बुकिंग कैसे हुई है, तो उसने कुछ रिकॉर्ड चेंज कर दिया। तो हम टोरंटो से इंडिया आ रहे थे वाया लंदन, और एक फैमिली वेडिंग में आ रहे थे। सिर्फ 3 दिन का ट्रिप था वैसे भी। तो लंदन पहुंच के उन्होंने बोला आपकी तो बुकिंग ही नहीं है, आपकी है, आपके बच्चों की नहीं है। और फिर उन्हें ऑफलोड कर दिया गया, और फिर फाइनली क्योंकि टिकट तो वैलिड था, वो फ्लाइट तो निकल गई। अगले दिन की फ्लाइट हमें मिली जिसमें वो आए, तो हमारा 3 दिन का ट्रिप था, वो 1 दिन कट के वो 2 दिन का बन के रह गया, सिर्फ इसलिए कि उनका सरनेम नहीं था। और अभी मेरा बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ उसे इतनी बार हर जगह बताना पड़ता है कि बिना सरनेम के, क्योंकि वहाँ हर डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड में सरनेम मैंडेटरी फील्ड होता है। तो फिलहाल अब उसकी एजुकेशन में उसका फर्स्ट नेम जो है वो फैमिली नेम बना दिया है, और उसके फर्स्ट नेम को बोल दिया है फर्स्ट नेम अनआइडेंटिफाइड, FNU। तो ये कई बार इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सरनेम ना होना, तो यहाँ के रिकॉर्ड्स उसको एकोमोडेट करते हैं। बट दुनिया भर में जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें कई बार ऐसे परिणाम निकलते हैं। तो वी आर एक्चुअली वंडरिंग कि कास्ट ना सी, लेकिन एक सेकंड नेम उसको देना चाहिए ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो सके। डॉक्यूमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, यू मस्ट बीन अ यंग मैन, यू मस्ट हैव डन योर कॉलेज। वो समा कैसा था? वो अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना कैसा था? इंडिपेंडेंट हुआ तो कैसा जोश और जुनून था?
और जब इंडिपेंडेंट हुए तो किस तरह की फीलिंग थी? बड़ा दोनों मिक्स थे, सुखद भी था और दुखद भी था। देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हमारे ब्रिटिश रूलर्स की थी, उसने समाज में दो क्लियर कैटेगरीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स की डेवलप होने दी, और जो मुस्लिम था सब्जेक्ट उसको परोक्ष रूप से उनकी सपोर्ट भी थी। तो नतीजा इसका ये रहा कि मुस्लिम्स, अब उनका जो कल्चर है, उनकी जो फिलॉसफी है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है या हदीसों में है, तो मौलाना लोग क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, उस हिसाब से उन लोगों को ये दिक्कत होने लगी कि भाई हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हम नहीं रहेंगे हिंदुओं के साथ, हमें अलग मुल्क चाहिए। अब ये मामला बहुत सीरियस था। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, गांधी जी, नेहरू, जाकिर हुसैन वगैरह, उस हसन सईद सहरावर्दी, मिर्ला जिन्ना साहब, इन सब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुई तो यही निकला कि भारत का पार्टीशन हो जाए। अब ये बहुत दुखद व्यवस्था थी। यही नहीं कि देश का पार्टीशन हुआ, बंगाल इधर गया, पंजाब उधर गया, लेकिन ये भी हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ। इस ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन में बहुत लोग मारे गए, और सबसे दुखद सिचुएशन थी वो ये थी कि जो रेफ्यूजीज़ की पाकिस्तान से, वेस्टर्न पाकिस्तान से, पंजाब वगैरह से इंडिया में आ रहे थे, उनको उनकी जर्नी में ही इन पर अटैक होते थे, उनको मारा जाता था, कर दिया जाता था। तो ये और किसी थी, बहुत दुखद व्यवस्था परिस्थिति थी। लेकिन फिर भी आज़ादी तो आज़ादी है। ब्रिटिश रूल से गए, अंग्रेज़ी यूनियन जैक हटा, उसी जगह हमारा तिरंगा आया, तो एक खुशी का माहौल तो बहुत ज़बरदस्त था। 15 अगस्त 1947 मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एमए के LLB के स्टूडेंट था। रात के 12 बजे झंडा वहाँ विधानसभा पे लगाया गया। हम लोग अपने हॉस्टल से बाकायदा गए थे वहाँ पे, और हम लोगों ने देखा जश्न, खूब रौनक थी, खूब गाना बजाना था, वंदे मातरम की, जय हिंद की नारे, ये सब तमाम लग रहे थे, बहुत खुशियाँ थी। तो इस तरह से रहा आज़ादी का सिलसिला। क्या आज़ादी के पहले और बाद में डे टू डे लाइफ में फ़र्क महसूस हुआ, जब अंग्रेज़ थे देश में और जब अंग्रेज़ नहीं थे? हुआ तो देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जो नेहरू जी की लीडरशिप थी, मॉडर्न एजुकेशन वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस की कंट्री के अंदर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उन्होंने गांधी जी ने, नेहरू जी ने प्रमोट किया, वो हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। वो कहते थे, जैसे भाखड़ा नंगल का डैम बनाया, चुर्ग में सीमेंट की फैक्ट्री बनी, सिंदरी में फर्टिलाइज़र बना, रॉबर्ट्सगंज बरेली में रबर फैक्ट्री बनी। ये सब चीज़ों को एक नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप चीज़ें बनी, सड़कें बनी, गढ़मुक्तेश्वर में बड़ा भारी पुल बना, नेहरू जी ने सबको इनागोरेट किया। कहते थे ये भारत की टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि हमारे मंदिर यही हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की होगी और खुशहाली आएगी। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड बताऊं उसका, गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज का। मैं सिविल जज पोस्टेड था मेरठ में, 67-61 की बात है, 62 रहा होगा, बात तो नहीं है, 62 लखनऊ आ गया था मैं। 67-61 में कभी किसी की बात थी। गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिज था, उस ब्रिज का इनॉग्रेशन करने के लिए नेहरू जी आए थे, तो हम सब लोगों को ये परमिशन दी गई थी कि आप लोग उससे इनॉग्रेशन को जाके देख सकते हैं। तो हम भी सब परिवार के, शारदा जी भी गई हमारे साथ, दिवाकर चेतना भी गए वहाँ पे, और सब इकट्ठा हुए। नेहरू जी आए, उनको माला वाला तमाम पहनाई उन्नाई गई, और हम लोग वहाँ इकट्ठे, नेहरू जी हम लोग के पास आए। अब तो वो चेतना छोटी सी बिल्कुल थी, तो गदबू आए, बाल वैसे बाप वगैरह थे, उसको देख के बहुत खुश हुए नेहरू जी ने उठा लिया उसको अपने गोद में, और जो माला पहनाए थे एक महिला उसको पहना दिया। ये भी देखिए एक इवेंट लाइफ का है, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये आज़ादी की खुशी और जो नया भारत बन रहा था उसकी तस्वीर, तो ये बहुत अच्छा रहा, उस ज़माने में डेवलप करता रहा।
एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही बनाई गई मेनली कि हम शासन गवर्नमेंट जो है वही सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो इविल करप्शन ग्रो की डेवलप करी वो उसने बहुत हार्म किया कंट्री को। करप्शन हुआ, फिर उसमें तमाम बाद में दिक्कतें हुई। तो इतने सालों में जब आपने क्लोजली देखा गवर्नेंस को, एक आपने नेहरू इरा देखा होगा, फिर एक इंदिरा इरा आया, बाद में कोalition पॉलिटिक्स आई, फिर उसके बाद भी मोदी इरा आ रहा है पिछले 10 साल से। सबने देखा है, थोड़ा बहुत तो अंदाज सभी का है। हाँ। अब इंदिरा गांधी की बहुत कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी इंदिरा गांधी, बहुत कॉम्पिटेंट थी और बहुत कमिटेड थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, और भारत सशक्त बने बहुत थी, बहुत काबिल, बहुत अच्छी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्ट्रेटजीज भी बड़ी ज़बरदस्त थी। एक तो बड़ा भारी काम इंदिरा गांधी ने वो किया जिससे कि बांग्लादेश निकल करके बांग्लादेश बना, ईस्टर्न पाकिस्तान हट करके जनरल मानिक शाह वगैरह की लीडरशिप में ये बहानी बनी बंगाल में, और पाकिस्तान में स्प्लिट हो गया, इधर के हो गया। एक बहुत बड़ी बात उनकी उसकी थी उस ज़माने में, तो चंडी कही गई, उनका चंडी देवी का स्वरूप है इंदिरा जी, एक वो था। उसका दूसरा स्वरूप दूसरा और भी था, उनके साहबजादे थे संजय गांधी साहब, वो करप्शन के स्वरूप थे। दुनिया भर का काफ़ी खराब रहा उनका एटीट्यूड, और बदनाम उसमें ये, हालांकि ये पॉलिसी उनकी ये थी फैमिली प्लानिंग की, उसमें कंपलसरी उन्होंने कर दिया था विक्टोगमी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इनफर्टिलिटी वगैरह सब कराने की। लेकिन उसमें जो ज़बरदस्ती ज्यादती हुई उसमें बहुत अपोजिशन का हुआ इंदिरा जी का, उसी में भी हार भी गई इलेक्शन में। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स इतने सालों में हमने बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होते देखे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती देखी है। हाउ डिड यू नेविगेट दी शिफ्ट्स इन योर करियर, इन योर पब्लिक एंगेजमेंट? कंप्यूटर्स का ज़माना आया, मोबाइल का ज़माना आया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कभी आपको ऐसा लगा कौन सी टेक्नोलॉजीज वाकई आपको हेल्प करती हैं इन सिविक एंगेजमेंट, या कहीं पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो आई समहाउ और अदर हम बहुत टेक्नोलॉजी अभी नहीं रहे, याद ही नहीं था प्रोसीजर्स क्या हैं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या इसको मोबाइल को, उसके तो हम सैकड़ों फंक्शन हैं, उसका क्या फंक्शन होता है ये हमें याद रहता ही नहीं। तो वो हमारी डिफ़िकल्टी एक रही, लेकिन हमने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया मेरे ख्याल है 75 76 में। कहाँ थे हम? 1992 में तो हम बेंगलोर गए, बेंगलोर में ही इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1995 की बात है। तो धीरू साहब ने हमें करवाया, धीरज तो जो थे स्पेसिफिक, लेकिन उनको उनके पिताजी राजकुमार ने बहुत टीचर ट्रेन किया कंप्यूटर में। उन्होंने कहा ना आप कंप्यूटर कीजिए, तो उसके इनिशिएटिव से हमने कंप्यूटर किया, लर्न किया। अब हम इतना काम तो कर ही लेते हैं, ईमेल का है, ये प्रिंटिंग वगैरह अपने कंप्यूटर से अपने प्रिंटर पर, या इस पर मोबाइल पे बातचीत तो सब वो तो, लेकिन जो उसकी इंट्रिकेसीज हैं वो हमारे नहीं। अच्छा, हमारे ज़माने में जुडिशल फंक्शंस में कंप्यूटराइजेशन शुरू नहीं हुआ था, उस ज़माने में नहीं था। बस यही तो गवाह का बयान हुआ, मैंने उसको रिपीट किया, स्टेनोग्राफ में रिकॉर्ड किया, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेशकार ने लिखी, और कोर्ट में हियरिंग हुई, आर्गूमेंट हुए, जजमेंट मैंने स्टेनो को ट्रैक कर दी। शुरू में तब अपने हाथ से ही लिखते थे जजमेंट, स्टेनो मिला ही नहीं था, बाद में स्टेनोज मिले तो स्टेनोग्राफ से हुआ ये रहा। तो जहाँ तक कि मॉडर्न कंप्यूटराइजेशन है, आई एम ए बैक नंबर। But apart from you personally, in civic engagement, you believe these things have changed? How judiciary works, how public interacts with government? So these technologies definitely have helped common man. हाँ, हेल्प करती है, लेकिन हम एग्जैक्टली फुल्ली समझ नहीं पाए हैं कि किस तरह से हेल्प करती है। अब वो कंप्यूटर में
जजमेंट्स हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि केस में जो फैक्ट्स दोनों पार्टीज कहते हैं, वो तो फैक्ट्स आपके मान लीजिए कि रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट वगैरह सब ऑन रिकॉर्ड है, वो ठीक है, देख लिया। लेकिन किसी पर्टिकुलर फैक्ट का इन्फ्रेंस क्या निकलना चाहिए, या जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट या कंपीटिंग फैक्ट हैं, उन फैक्ट का सही नतीजा क्या निकलना चाहिए, ये कंप्यूटर्स कैसे निकल सकता है? दिस इज नॉट देयर फंक्शन, दे कांट डू इट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे जुडिशल ऑपरेशंस का, मेरे ख्याल कंप्यूटर में हो नहीं सकता। ये तो बात दूसरी है कि जो अकम्प्लिश्ड फंक्शन है, जजमेंट डिक्टेट कर दिया, कंप्यूटर में निकल गया, सब गया, तुरंत मालूम हो गया। लेकिन कि कोई पर्टिकुलर लॉ अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करा टू द फैक्ट ऑफ द केस, ये कंप्यूटर कैसे बताएगा? तो मेरा ख्याल तो ये है कि ज़रा थोड़ा मे बी प्रोसेस एफिशिएंसी में हेल्प कर सकता है जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं, चाहे वो केस रजिस्टर करना हो। हाँ, बिल्कुल हेल्प करता भी है, हेल्प करता भी है। अब तो पिटीशन वगैरह ऑनलाइन होने लगे, हाँ बिल्कुल, कोर्ट हियरिंग्स जरा कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी मेरा समझ फुल्ली अपना जो जस्टिस डिलीवरी जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो उसमें कंप्यूटर आई डोंट थिंक कैन हेल्प। इसका स्पीड अप द प्रोसीजरल स्टेजेस वो सिर्फ हो सकता है, लेकिन रैशनैलिटी जजमेंट में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये कंप्यूटर कैसे बताएगा? आपने रैशनैलिटी की बात की, एंड एक सवाल जो मेरे जहन में उठता है, इतने दशकों में समाज बदलता है, समाज की प्रैक्टिसेस बदलती हैं, हम जिसको रैशनल समझते हैं हमारे वो मापदंड भी बदल जाते हैं। तो इतने सालों में क्या आपको ऐसा कोई रिचुअल, ऐसा कोई बिलीफ लगता है जो कि बदल गया हो फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिसे आप सोचते हो कि ये बिलीफ या ये रिचुअल अभी भी जिंदा होता, सोसाइटी इसको फॉलो करती तो ये कितना अच्छा था, बट ये एक्सटेंट हो चुका है? कोई ऐसी चीज़ आपको याद आती है आपके इनिशियल ईयर्स, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस? देखिए, मुझको जो हमारा मैरिज सिस्टम था हिंदूज का, वो हमको बहुत अपील करता है। भाई, दो फैमिली मैरिज इज नॉट मियरली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल, इट्स द लिंकेज इन फैमिलीज। तो वो जो हमारे यहाँ है कि सिस्टम था कि बाकायदा पहले से नेगोशिएशंस होंगे पेरेंट्स के, उसके बाद फिर तय होगा, फिर रिलेशंस हैं कि साले को क्या करना है, मामा को क्या करना है, फूफा को क्या करना है, और किसको क्या करना है। वो जो फैमिली को बॉन्डेज करता है, बॉन्ड करता है फैमिली को, सिस्टम हमारा मैरिज का बहुत बढ़िया सिस्टम। एक ज़िंदगी भर के लिए हमें एक याद रहती है, अरे वहाँ थे हम लोग, ये हुआ वो हुआ। वो सिस्टम हमारा जो क्रम्बल कर रहा है, वो मेरा ख्याल है अगर वो किसी तरह रेस्टोर हो तो बहुत अच्छा है। मेरे सिस्टम का आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल एक तो फैमिलीज ही न्यूक्लियर होने लगी हैं, तो जो सपोर्ट सिस्टम फैमिली से आ सकता है वही एब्सेंट होता है फॉर द थर्ड जनरेशन अगर हम बात करें तो। और उसमें भी मैरिजेस भी उतना लास्ट नहीं करती हैं, वी हैव सीन शिफ्ट्स इन सोसाइटी। तो ये डेफिनेटली है कि, और हम वेस्ट में भी कई जगह देखते हैं जहाँ वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, लेकिन फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से जो एक फाउंडेशन होती है कैरेक्टर की, वो काफ़ी वीक रह जाती है फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ओल्ड एज होम्स, शेल्टर होम्स, इनकी नौबत आती है, बड़ा दुखद है। भाई बच्चे हैं जी, लेकिन वो बच्चे केयर नहीं करते पेरेंट, ये तो गलत है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सिस्टम जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बाकी लेकिन यातायात की बातें हैं, ये अपनी जीविका का सवाल है, किसी को कहीं जीविका हो रही है, कहीं और हो रही है, लोग अलग अलग रह रहे हैं, सब कठिनाइयाँ तो हैं, कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम, लेकिन है। How do you see the morality and ethics evolving in public life? Do you think they have improved or they have deteriorated in 50s? नहीं साहब, बहुत ख़राब हो गया। अरे मोरालिटी कहाँ रह गई भाई? एथिक्स एंड मोरालिटी वेरी हार्ड वर्क, मैं कह रहा हूँ, वेरी हार्ड। देखिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो था एक आइडिया, कॉन्सेप्ट, वो तो अब कहीं है नहीं। अब तो एक हमारे अंग्रेजी शब्द है टैक्ट। टैक्ट बड़ा बढ़िया आर्टिस्टिक
एक यूज़ किया है वर्ड, और सोसाइटी में बड़ा प्रचलित है, लेकिन टैक्ट है क्या? इट इज़ ए वेल्ड लाई। आपको काम करना है, वो काम किस तरह से नहीं करें, वो टैक्स दे तो कर देंगे, नहीं करेंगे। तो ये जो एक मॉरल स्ट्रेंथ की बात है, आपने बात कहा तो वो होना ही है, या एक काम आपको करना है, करना ही है। तो ड्यूटी का सेंस जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल बिगड़ गया है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर डालना पड़ा कि हमारी एज ए सिटीजन ये ड्यूटीज़ हैं। अब वो इन्फोर्सेबल इन द आइट ऑफ लॉ नहीं है, वो दूसरी बात है, वो स्टेट की बात है। तो लेकिन एथिक्स भी बहुत कम हो गई, कोई किसी का भरोसा नहीं है, और आदमी कोई कुछ कहे कुछ करे, ये दुर्दशा तो हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। करप्शन बहुत है, करप्शन तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे था। ये नरसिम्हा राव साहब और मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, ये तो नोटोरियस है। 60 लाख रुपए दे के अपनी गवर्नमेंट बचाई उन्होंने, नरसिम्हा राव ने। और ताज्जुब की बात ये हुई कुछ ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, इसमें ये होता नहीं है, बल्कि जिसने उसको अबाइड नहीं किया है वो गिल्टी है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जी तो अभी भी करीब मेरे ख्याल साल भर हुआ होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपसेट किया है। नहीं एक्ट डन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोक है। काम जो आप कर रहे हैं वो अपनी जगह पर क्राइम है, IPC में वो तो होगा ही होगा ऑफेंस, और वो तो ऑफेंस पहले हो चुका होता है, बाद में आती है बात उसकी। तो वो तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन करप्शन तो गजब का था। पब्लिक अंडरटेकिंग में न जाने कितना करप्शन रहा है, चला है। अब भी रोज़ जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, इनमें आप देखिए किस तरह की भाषाएँ यूज़ होती हैं, कितना करप्शन के लिखिशन होता है तरह तरह से। ये एक दुर्दशा तो है। When you look at जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनका एक विजन था इंडिया को लेकर, जिसके लिए जुनून था, एक जज्बा था, तो 70-75 सालों में इंडिया कितना खरा उतरा है उनके एस्पिरेशंस पर, उनके ड्रीम्स पर। कहाँ वो रियलाइज़ हुए हैं, कहाँ हमने शायद उनको लेट डाउन किया है, अपने फ्रीडम फाइटर्स को, उन सबको जो एक सपना लेकर चले थे आज़ाद भारत का। हमारा खैर एक्सटर्नल पॉलिसी में तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मोदी जी गवर्नमेंट, जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों ने इस तरह भारत का बहुत ऊंचा किया है इन द कमिटी ऑफ नेशंस। और जो ये कहते हैं कि हम 2047 तक इंडिया को 3rd बिगेस्ट इकॉनमी कर देंगे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आज गवर्नमेंट हमारी चल रही है बिल्कुल कमिटेड इस बात के लिए है कि भारत की प्रोग्रेस हो। लेकिन मटेरियल प्रोग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल प्रोग्रेस। सवाल ये है कि आदमी इतनी प्रोग्रेस करने के बाद सुख और शांति का भी अनुभव करता है कि नहीं, उसको आपस में भाईचारा और प्रेम उसमें बढ़ा है कि घटा है, ये एक बड़ा भारी डिबेटेबल पॉइंट है। और इसमें की और गवर्नमेंट को, हम जनता को, लोगों को इनफैक्ट इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, इसमें करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो ठीक है, लेकिन बोलना ही रह जाता है, आगे कहाँ जाता है। एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जो वायलेंस प्रीच ही करते हैं। अब जब वायलेंस आप प्रीच करोगे तो क्या होगा, यही होगा और क्या होगा ना। इनफैक्ट JRD टाटा ने बहुत खूबसूरत बात कही थी जो मेरे को बहुत अपील और रेजोनेट करती है। उन्होंने लिखा था कि आई डोंट वांट इंडिया टू बी अ डेवलप्ड नेशन, आई वांट इंडिया टू बी अ हैप्पी नेशन। टू बी हैप्पी नेशन, बिल्कुल। तो इट रेजोनेट्स विद आवर कोर एथिक्स एंड वैल्यूज कि पहले आप शांति रखिए और फिर आप शांति बना के रखिए और फिर आप सुख रहिए उसमें, सुखी रहिए। सच्चिदानंद का कॉन्सेप्ट क्या, यही तो है ना। अब इंडिया इसी बात के लिए बोस्ट करता है कि एक शांति का देश है, दुनिया के लोग यहाँ आए सब शांतिपूर्वक रहे। जो देखिए शुरू में जो मुस्लिम्स आए वो महाराष्ट्र उधर के एरिया में या साउथ इंडिया के पोर्शन में जो आए, उनका कोई एग्जीक्यूटिव उनका एक्सप्रेशन नहीं था, गवर्नमेंट करने का नहीं था उनका, तो वो स्टेटस करना को खुश रहे, एडॉप्ट किया। परहैप्स बहुत वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया, केरला में जो बनी हुई है। तो हमेशा से एक सहिष्णु देश हमेशा रहा ही है, और वही आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं।
तो कोशिश यही है कि भाई दुनिया में सुख और शांति हो। जीवन में अगर सुख और शांति नहीं है तो जीवन है किस बात का भाई? बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे के साथ रहकर और एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर कर एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही जीवन है, बिल्कुल। ना कि एक दूसरे को। What would you consider as the high and low point of your life and self? मुझे तो मैं अपने जीवन में कोई लो पॉइंट नजर आता नहीं। Wonderful. आई नेवर हैड एनी लो पॉइंट। अब आप करें तो एक दफ़े मुझे ज़रा डिसअपॉइंटिंग लगा तो बताता हूँ आपको। बहुत छोटी सी स्टोरी है। मैं अपने बैच में मेरिट में सेकंड पोजीशन पे था। जो फर्स्ट पोजीशन पे था बावन दास अग्रवाल, वो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच पे डिप्टी रजिस्ट्रार हो चुका था। मैं सेकंड पे था। एक 20 पोजीशन पर एक ऑफिसर थे राम प्रकाश पांडे। खबर मिली कि राम प्रकाश पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज जज अपील सेल्स टैक्स। मुझे बहुत बुरा लगा। बुरी बात है बुरा लगना, लेकिन लगा। और क्या लगा बुरा? ये लगा कि देखिए हम लोग अपर पोजीशंस में हैं, ये 20 नंबर तो उठा के आदमी को ले गया और हम लोगों को कंसिडरेशन नहीं। अगर हम इनएफिशिएंट है तो भाई बात दूसरी है कि हमने कंसिडर किया, आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, नहीं दिया। लेकिन इस तरह से करना तो अच्छा रहा नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझको। अच्छा, और डेपुटेशन में पोस्टिंग थी, 150 रुपये अनाउंस तनख्वाहें क्या थी उस जमाने में, 300-400 रुपये। हम सिविल जैसे बनकर 550-600 रुपये तनख्वाह थी पर मंथ, कुछ भी नहीं था। तो 150 रुपये का अनाउंस बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमने एक रजिस्ट्रार को बोला हाई कोर्ट के, हमने कहा सर एक बात बताएं, मुझे परेशानी है। बोले क्या? हमने कहा ये किस्सा है, राम प्रकाश पांडे कैसे हो गए, हमारा नाम आप कंसिडर हुआ नहीं कंसिडर हुआ, ये बताएं। बोले रे तुम चाहते हो डेपुटेशन? हमने कहा भाई साहब अब डेपुटेशन में कौन आदमी नहीं चाहेगा? जुडिशल ऑफिसर, आज की तनख्वाह देखिए, बच्चे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, सब कुछ, थोड़ा बहुत तनख्वाह बढ़ जाए तो उसकी सच में सभी लोग रहते हैं, क्यों नहीं रहते? तो मैं तो ये चाह रहा था कि डेपुटेशन हमको भी मिले, लेकिन ये तो हमको बड़ा डिसअपॉइंट। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखेंगे। श्योर इनफ ही केप्ट हिज वर्ड, ही अपॉइंटेड मी आफ्टर 1 or 1.5 year एज डिप्टी रजिस्ट्रार। भगवान दास अग्रवाल को उन्होंने लाभदान बोला, हाई कोर्ट बुला लिया लखनऊ बेंच से। वो जो वैकेंसी हुई उस वैकेंसी उन्होंने मुझको पोस्ट कर दिया। तो ये एक लो पॉइंट आप कह सकते हैं कि उस समय हमारे दिमाग में है कि क्या है, थोड़ी जाति की बात है। बाकी तो ईश्वर कृपा बहुत है, बहुत दिया उन्होंने, हर समय दिया, न जाने कितना दिया, और न चाहा हुआ दिया। बच्चे दिए, पत्नी दी, क्या कहने सब, गोल्डन एज। What's the high point when you look back? हाई पॉइंट को मैं कहता हूँ क्या बताएं। देखिए हाई पॉइंट, देखिए गृहिणी की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, आप देख लीजिए। मैं पोस्टेड था वाइस चेयरमैन कैट, इलाहाबाद में वो पोस्टेड था। मेरे पास एक क्वेरी आई वहाँ पे, वहाँ पोस्टेड था, एक फ़ोन आया मेरे पास, वुड यू लाइक टू गो एज उपभोक्ता स्टेट कर्नाटका। शारदा जी जो AMC लखनऊ पढ़ाती थी, वो छुट्टी उट्टी हमारे पास इलाहाबाद वहाँ पर आ जाया करती थी। ये अंदर कमरे में थी, अंदर वाले कमरे में, ये हमारे ड्राइंग रूम में फ़ोन लगा हुआ था। बात आई, फ़ोन आया कि मैं हिचकिचाया। मैंने कहा कि भाई अभी तो हम हाई कोर्ट में हुए थे और हमने मकान ख़रीदा है, मकान बनाया है, हम क्या करें, कुछ अभी तक नहीं कर रहे। शारदा जी अंदर दौड़ी हुई आई, कल लेके आए क्या है? हमने कहा कि ये पूछ रहे हैं। बोले अरे कहो कि जाएंगे। हमने कहा गए जाएंगे। तो वो उस पर हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। वन ऑफ द बेस्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट अपॉइंटमेंट। 2 बढ़िया अपॉइंटमेंट मेरी लाइफ के रहे हैं। एक तो अपॉइंटमेंट हमारा एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंडमान निकोबार आइलैंड इन पोर्ट ब्लेयर, वो 1966 to 70 था, नहीं 96 से 70, 4 साल वहाँ रहे एज डिस्ट्रिक्ट जज। बहुत हाई पॉइंट था हमारा, क्योंकि हम वहाँ काम कोई खास था नहीं, बनाए इसलिए गए कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी था, होना था। कलकत्ता हाई कोर्ट गवर्नमेंट के जुडिशरी से हटा करके कलकत्ता हाई कोर्ट के जुडिशरी लाना था। तो वो उसमें आप चलो बनाओ,
तो हमको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया एज डिस्ट्रिक्ट जज, तो हाई पॉइंट, तो उसमें हमको बड़ा भारी एडवांटेज ये मिला कि हमने खूब स्टडी किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टडी किया, वॉल्यूम नोट्स करते प्रिपेयर किए, आई वाज फुल्ली अवेयर, फुल्ली इन्फॉर्म ऑफ द करंट लीगल पोजिशन इन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये हमारी है वो 5 पॉइंट हुआ था। वो हर सोसाइटी वहाँ कमाल की थी, वो दुनिया भर का, वहाँ इट वॉज मिनी इंडिया पोर्ट ब्लेयर, तो वो दुनिया भर के हिंदू अलग एरिया के लोग जान पहचान हुई, वो जिंदगी भर बात तक चलती रही। तो दूसरा ये हमारा था पोर्ट ब्लेयर में, तो अपॉइंटमेंट का इतना पास कर रहे, बादशाहत करी, बड़ी रेस्पेक्ट, बड़ा भारी मकान, उस मकान में एक अपना अलग क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस और चपरासी, और क्या आप तो आए हैं, आपने देखा है, तो बस वो भी बहुत एक मैं काउंट करता हूँ उसमें हाई पॉइंट, बड़ी रेस्पेक्टेड पोजीशन थी, सब लोगों से मुलाकात होती थी। नहीं, हमारे बगल में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायर्ड रहते थे संजीवन रेड्डी, उनसे मुलाकात होती रहती, उनसे बात होती, धीरू साहब जो थे उनके बड़े क्लोज हो गए थे। ये तो ये एक हाई पॉइंट हमारा बेंगलोर की पोस्टिंग का है। अगर आप जज नहीं होते, जुडिशरी में नहीं होते, क्या कर रहे होते? ना, हम एडवोकेट होते, और मतलब वही प्रोफेशन आपको अपील करता है? बिल्कुल। देखिए, एडवोकेसी में स्काई एलोन इज द लिमिट, स्काई एलोन इज द लिमिट। आप कितना पहुँचते, देखिए लोग 3-3 लाख रुपए एक दिन की हियरिंग ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एडवोकेट की। दूसरी बात और है, हमारे फैमिली में लीगल प्रोफेशन सन 1870 से है, कंटिन्यूस चेन वो ब्रेक नहीं हुई कभी हुई। 1870 में हमारे ग्रैंड अंकल बाबू गौरीशंकर गुप्ता वकील कहलाते थे, वकील अपॉइंट में, और हाई स्कूल लेवल से SLC तो उन्हें होता था, स्कूल लेवल सर्टिफिकेट। SLC के बाद उन्होंने वकालत ज्वाइन करी हरदोई में, उन्होंने वकालत, बाबू गौरीशंकर गुप्ता मेरे ग्रैंड अंकल तो थे, वो वैसार विलेज, उन लोगों का एनस्टर विलेज है, वहाँ से आगे थे यहाँ हरदोई में, यहाँ अपने एजुकेशन पूरी करी और वकालत करने गए। वो हुए हमारे ग्रैंडफादर हुए, रामलाल गुप्ता हुआ, सपोज टू बी दी मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड लॉयर। यहाँ तक कि लिमिट उनके एबिलिटी की ये थी कि अगर किसी कोर्ट में सिविल लॉ पे किसी पॉइंट पे कोई रूलिंग चाहिए थी, बाबू रामलाल जी को बुला के ला, भाई बाबू जी ये इस पॉइंट पे रूलिंग कोई है, कहाँ ये है, क्या बात है था। गजब की मेमोरी उनकी थी, कुड टेल बाय पेज। अच्छा, वो टेप करने के हमारे फाइनल लगे भी है, वो तो बोल रहा है, रास्ता फतेह, तो वो भी तुम्हारी तो याद रखते, तो नहीं पता। दैट इज स्टैंडर्ड स्टोरी। रामलाल गुप्ता हुआ, रामलाल गुप्ता के उनके बड़े बेटे मेरे फादर वो कामदानाथ गुप्ता हुए, तो फिर हम हुए। अच्छा, हमारे अंकल बाबूशंकर नाथ गुप्ता थे, वो भी वकील थे। तो लीगल प्रोफेशन जो है हम लोगों के ब्लड में है, तो अगर हम मुंसिफी में ना आते तो वकालत करते होते, पता जाने वकालत में कहाँ होते। What is one piece of advice you will give to the youth of India? अरे भाई, आज का यूथ एडवाइस सुनने वाला कहाँ है। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूथ एंड बट इतनी होती हैं, अब सवालों के जवाब देते रह जाइए, तो एक सॉर्ट ऑफ ए डाउटिंग सोसाइटी हो गई है, तो वो तो कुछ नहीं। लेकिन खैर चलिए, देखिए हम भारत में रहते हैं, तो भारत की इंटीग्रिटी हमारा धर्म है कि नहीं है? भारत किसी तरीके से बदनाम लो, हमारा धर्म है कि नहीं है? जो हम अपनी जीविका के लिए कुछ काम करते हैं, उस काम को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है कि नहीं? और आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा अच्छा है या प्रेम करना ज़्यादा अच्छा है? तो हम तो ये कहेंगे कि भाई, आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि ईमानदारी से एक जीविका को आप अर्जित करें, और एक स्वस्थ समाज, एक प्रेम का वातावरण बनाते हुए समाज में रहें। जो आपको ड्यूटी दी हुई है, उस ड्यूटी को ईमानदारी से
मन लगा करके पूरा कंप्लीट करें। जीवन में याद रखिएगा कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। जो चीज़ करे तो सफल जाता। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। अपने काम में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह काम करना चाहिए, मन लगा करके, जी लगा करके करना चाहिए। और जो अच्छे समाज का एक आचरण है वो आचरण होना चाहिए ताकि सुख और शांति जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और इस मुलाकात के लिए। बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ झलकियाँ पाई, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे वो खड़िया और कलम से और दिए की कालिक से स्लेट पे चिकनाई करके उसको पॉलिश करके पढ़ाई होती थी, और प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम आशा करते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स इस तरह से बनी रहें और मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बात करके आप।